नमस्कार विद्यार्थियों। आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। तो आज हम जिस टॉपिक की या जिस विषय की आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं वह आपको आगे आने वाले वर्षों में, चाहे आप 2026 में एग्ज़ाम दे रहे हो, 2027 में एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर आगे आने वाले सालों में आपका एग्ज़ाम देने का प्लान हो, चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हो, किसी का भी आप प्लानिंग बना रहे हो, तो इसमें आज जो हम आपके साथ वीडियो साझा करने जा रहे हैं वह आपको आगे आने वाले एग्जाम में सफलता दिलाने में रामबाण साबित होगा। स्पेशली आज हम बात करेंगे अपने इतिहास मॉड्यूल के रणनीति पर कि हमारे द्वारा जो इतिहास का एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम आपके सामने जो प्रस्तुत किया जाने वाला है उसको कैसे कंडक्ट किया जाएगा, किस तरीके की उसमें अप्रोच रखी जाएगी। और अब जो हम 2025 क्रॉस कर चुके हैं और सारे एग्जाम्स जो प्रारंभिक परीक्षा वाले और कह सकते हैं मुख्य परीक्षा का जो शेड्यूल था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो जो विद्यार्थी 2025 में किसी कारणवश अपीयर नहीं हो पाए, असफलता का उन्हें सामना करना पड़ा, या फिर वे 2026 में जिसका प्लान कर रहे हैं वह किस तरीके से इतिहास को पढ़ें, क्योंकि जो जो पेपर आपके 2025 में हुए हैं वह निश्चित तौर पर इस बात को बताते हैं कि बिना इतिहास को बेहतर तरीके से पढ़े, बेहतर तरीके के अलावा गहराई से पढ़े बिना आप अंतिम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। तो 2025 से सीख लेकर 2026 और 2027 और आगे आने वाले वर्षों में कैसे आगे बढ़ा जाए यह वीडियो आपको बताने जा रहा है। ठीक है, तो आज हम किस पे बात करेंगे? तो इतिहास कोर्स की अपनी रणनीति पर कि कैसे जो है हम आगे आने वाले समय में इस कोर्स को कंडक्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं हम आपकी 2025 की। आपका जो 2025 का जो पेपर रहा या आप कह सकते हैं 2025 का जो साल रहा, उस 2025 में अब तक जो मेन एग्जाम्स आपके हुए हैं उस पर बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें यूपीएससी की, ठीक है, अगर हम बात करें यूपीएससी की, तो यूपीएससी का 2025 का जो है पूरा आपका कह सकते हैं शेड्यूल कंप्लीट हो चुका। चाहे इसमें प्रारंभिक परीक्षा हो चाहे मुख्य परीक्षा हो, दोनों ही हो चुकी हैं। ठीक है, प्रारंभिक भी हो चुकी है, मुख्य भी हो चुकी है। अगर हम बात करें यूपी पीसीएस की, अगर हम बात करें यूपी पीसीएस की, तो यूपी पीसीएस में जो इसका अपर का एग्जाम होता है, ठीक है, इसका जो है प्रारंभिक परीक्षा, अपर के एग्जाम की प्रारंभिक परीक्षा, ये आपकी 2025 वाली हो चुकी। ठीक है, 2024 वाला पिछले साल दिसंबर में हुआ था। अभी 12 अक्टूबर को आपका यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा हुई 2025 की। अब इसका मेंस अगले साल होगा, वो अलग रणनीति होगी। तो प्रारंभिक परीक्षा इसकी हो चुकी। इसके अलावा यूपी पीसीएस में ही हम बात करें तो जो आपका आरओ का पेपर है, एआरओ का जो पेपर है, उसकी भी प्रारंभिक परीक्षा आपकी हो चुकी है, उसकी भी प्रारंभिक परीक्षा आपकी हो चुकी है। और अभी जो है इसका मुख्य परीक्षा का नोटिफिकेशन आया है। अगर आपने सफलता हासिल की होगी तो आप उसकी तैयारी कर रहे होंगे, अगर नहीं सफलता हासिल की होगी तो अगले साल इसकी तैयारी आप करेंगे। तो आरओ का भी प्रारंभिक परीक्षा हो चुका, मुख्य परीक्षा होगी। ठीक है, इसके अलावा अगर आप मान लीजिए कह सकते हैं ना कि लोअर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कि भाई लेखपाल और दूसरी परीक्षाओं की जो यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा कराया जाता है, तो उसका जो पैट का एग्जाम था, ठीक है, पैट 2025, ये भी आपका हुआ। और इसको जो है कंडक्ट कराने के बाद इससे रिलेटेड जो आंसर की वगैरह है वो भी आ चुकी है। तो पैट का एग्जाम आपको आगे आने वाले सालों में जो आपके यूपी ट्रिपल एससी के जो एग्जाम्स होते हैं उससे संबंधित जॉब्स के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा, जिसमें लेखपाल का हो गया और दूसरे जो आपके लोअर वाले एग्जाम की जो होते हैं तो वो आपका रहेगा। ठीक है, तो पैट का एग्जाम ये भी हो गया। अब अगर हम बात करें बीपीएससी की, अगर हम बात करें बिहार पीसीएस की, तो बीपीएससी में आप याद रखिएगा इसकी भी प्रारंभिक परीक्षा कंप्लीट हो चुकी है। और जिन्होंने दिया और जिन्होंने सफलता हासिल करी वो मुख्य परीक्षा की अभी तैयारी कर रहे होंगे। जो सफलता हासिल नहीं कर सके वो अगले साल को जो टारगेट कर रहे होंगे। तो मेन हमारी चीज इनके ऊपर है। ठीक है, यूपीएससी, यूपी पीसीएस और बीपीएससी, इनको जो है पूरा साइकिल कंप्लीट हो चुका है। और अगर आपने इनमें से कोई भी एग्जाम दिया और किसी कारणवश आप सफलता हासिल नहीं कर सके या फिर आप 2026 को टारगेट कर रहे हैं, तो हम जो आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं वो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, अब देखो एक एक करके मैं आपको बताता हूं कि भाई जो आपका यूपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा है उससे संबंधित जो क्वेश्चंस आए,
जो जो क्वेश्चंस उसमें मुख्य परीक्षा में प्रारंभिक परीक्षा में इतिहास में पूछे गए उससे संबंधित वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उससे संबंधित लिंक दिया है, उस पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, मुख्य परीक्षा के क्वेश्चंस का भी हम अलग से एक वीडियो बना देंगे, ठीक है, आगे आने वाले समय में, और जो हमारा कोर्स चलेगा उसी में हम उसको कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, जो आपका यूपी पीसीएस का जो अपर की जो प्रारंभिक परीक्षा अभी हाल में 12 अक्टूबर को हुई, ठीक है, अभी हाल में ही जो आपकी 12 अक्टूबर को हुई, उससे संबंधित क्वेश्चन की आंसर की यूपी पीसीएस आयोग के द्वारा रिलीज की गई है। तो उससे संबंधित क्वेश्चंस को हम देखेंगे, आज के वीडियो में ही मैं बताऊंगा, और हम कोशिश करेंगे समझने की भाई कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं, और हमने जो अब तक पढ़ा रखा है उसमें से क्वेश्चन कितने आए हैं। ठीक है, अब आपने हमारी क्लासेस की होंगे तो हो सकता है आपको मालूम हो, अदरवाइज भरोसा ही किया जा सकता है। तो ये वाला हो गया। आरओ की भी प्रारंभिक परीक्षा हो चुकी है, उससे संबंधित वीडियो भी जो है हमने क्लास में डिस्कस किया था, बट अलग से वीडियो नहीं बनाया, बना देंगे उसको। पैट के एग्जाम का भी यही है, ठीक है, बीपीएससी का भी सारे क्वेश्चंस में क्लास में डिस्कस कर चुका हूं, बट अलग से हमने उसका वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया। आप बोलेंगे तो उसका रिकॉर्ड करके दे देंगे। तो सबसे पहला चीज हमें क्या करना चाहिए, जो भी 2026 को टारगेट कर रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप 2026 में इनमें से कोई भी परीक्षा कर रहे हैं तो सबसे पहले इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं सबके, ठीक है, मैं तो आपको इतिहास का बता रहा हूं, लेकिन आपको सारे पेपर्स में जो भी क्वेश्चंस आए हैं, चाहे हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो, पॉलिटी का हो, इकोनॉमी का हो, करंट अफेयर्स का हो, जनरल साइंस का हो, और किसी सब्जेक्ट का हो, उन सबको अच्छे से देखना चाहिए, उनको सॉल्व करना चाहिए, समझना चाहिए, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपको अपने नोट्स को चेक करना चाहिए कि भाई आपने जिस सोर्स से, आपने जिस बुक से, आपने जिस नोट से, आपने जिस कोचिंग संस्थान से पढ़ा, क्या उनके द्वारा पढ़ाए हुए से क्वेश्चन आया? अगर आया तो क्या आपसे गलती रही? अगर नहीं आया तो भाई कैसे इसको इंप्रूव किया जाए? ये जो है आपको आत्ममंथन करना पड़ेगा, और इसी के आधार पर आपकी आगे आने वाले एग्जाम में सफलता सुनिश्चित होगी। ठीक है, तो सीख इसके नीचे मैं लिख देता हूं भाई, सीख क्या लेना है, सीख क्या लेना है कि 2025 के जो पेपर्स हैं, 2025 के पेपर्स का क्या करना है, विश्लेषण करना है। ठीक है, 2025 के पेपर का क्या करना है, विश्लेषण करना है। और विश्लेषण करने के बाद आप क्या कीजिएगा, इसमें देखिएगा कि आपसे कहाँ गलती हुई, अगर आपने एग्जाम दिया है तो, ठीक है, कहाँ गलती हुई, या फिर अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं 2026 में, तब भी आपको जरूर देखना चाहिए, ताकि आपको आइडिया लग सके कि भाई क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। इसको लेकर हम अलग अलग वीडियो का आपके लिए बना देंगे। और इसमें जो है आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो बुक्स से, बेसिक किताबों से आ रहे हैं, एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पीवाईक्यूज से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और अगर आपने हमारी क्लासेस की हैं तो 100%, ठीक है, आपको जो है हमारे नोट से क्वेश्चंस मिलेगा, इस बात की गारंटी है। यूपी पीसीएस का भी जो एग्जाम हो उसमें 25 क्वेश्चन हिस्ट्री क्या है, 25 में से 24 क्वेश्चन हमारे नोट से ही आया है। ठीक है, एक क्वेश्चन वो पुष्कर मेला वाला, वो करंट अफेयर्स का था, तो वो करंट अफेयर्स हमने काफ़ी दिन से पढ़ाया नहीं, तो वाला नहीं आया है, अदरवाइज बाकी सभी आए हैं। ठीक है, तो ये आत्ममंथन आपको करना है कि क्या आपके नोट से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, अगर आपके नोट से क्वेश्चन नहीं आ रहा तो भाई कौन सा नोट्स पढ़ना चाहिए, अगर आ रहा है तो आपने क्या गलती करी। कई बार होता है कि भाई अभ्यास की कमी रही, या फिर आपने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करी, ठीक है, सिली मिस्टेक्स कर दी, आते हुए भी गलत कर दिया, तो क्या दिक्कतें रहीं, उसका एनालिसिस ज़रूर कीजिएगा, अदरवाइज आपको अंतिम सफलता हासिल नहीं होगी। ठीक है, याद रख लीजिएगा, बता दे रहे हैं आपको। अब देखो, सबसे पहले तो भाई बात कर लेते हैं ऐसा कि यूपी पीसीएस का जो आपका एग्जाम हुआ 12 अक्टूबर को, उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आए, और उनमें आंसर तो खैर आंसर की में आप देख ही लीजिएगा, तो आंसर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आंसर बता ही दूंगा, कोई समस्या उसमें नहीं है, एक्सप्लेनेशन भी आपको दे दूंगा। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात क्या है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि भाई उन क्वेश्चंस को देखकर ये आपको एनालिसिस करना चाहिए कि भाई क्वेश्चंस कहाँ से आ रहा है। ठीक है, जो क्वेश्चंस आ रहा है क्या आप उन सोर्सेस को पकड़ पा रहे हैं कि नहीं, क्या आपने उन सोर्सेस का अध्ययन किया है कि नहीं, यही जो है आपको अंतिम सफलता दिलाएगा। ठीक है, तो जो आपका ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो पूरा सेक्शन होता है ना, उसका उद्देश्य यही होता है। तो देखो भाई, यूपी पीसीएस का जो 2025 का आपका प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ, उसमें हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस आए हैं वो लगभग 25 क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, अब हो सकता है कुछ लोग कहें कि नहीं 25 नहीं थे, इससे कम थे, बट जो हम
क्लास में कवर कराते हैं उसके हिसाब से 25 क्वेश्चन आया है। और भाई हमारा जो अप्रोच है वो हम आपको बताएंगे कि कैसे हमने इसमें काउंट किया है। ठीक है भाई, एक एक करके देखते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखिए बहुत सिंपल है। कह रहा है कि बाबर ने जो है चगताई तुर्की में तुजुक ए बाबरी, या जिसको बाबरनामा कहा जाता है, इसकी रचना की। और कह रहा है कि क्या तुर्की मुगल दरबार की भाषा थी। ये क्वेश्चन सीधा सीधा हमारे नोट्स से आया है। और दूसरा चीज, अगर आप मान लो हमारे नोट्स पे नहीं पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर आपने हमारे PYQs, ठीक है, हमारे क्या मतलब एग्जाम के PYQs, ठीक है, यूपीएससी और पीसीएस के PYQs पूरे लगा रखे हैं, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा क्योंकि सीधा PYQ से आया है। सिंपल है भाई, बाबर ने जो है तुजुक बाबरी चगताई तुर्की में लिखी, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि तुर्की जो थी मुगल दरबार की भाषा नहीं थी, बल्कि फारसी जो थी मुगल दरबार की भाषा थी। ठीक है, मुहावरा सुना ही होगा आपने, पढ़े फारसी बेचे तेल। ठीक है, वो मुहावरा यहीं से आया है। मध्यकाल में फारसी ही आपकी राजभाषा हुआ करती थी और इसी वजह से उसका काफी वैल्यू था। समझ रहे हैं? तो इसका मतलब ये हुआ कि कारण आपका गलत है और अभिकथन आपका सही है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ए सही है किंतु आर गलत है। सी इसका उत्तर है। आंसर की में भी यही उत्तर दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा। आत्मकथा बाबरनामा चगताई तुर्की में लिखी, जो उसकी मातृभाषा थी और तैमूरों की साहित्यिक भाषा थी। ठीक है, हालांकि मुगल दरबार की भाषा फारसी थी और अधिकांश समय में फारसी ही जो है प्रशासनिक और कल्चरल लैंग्वेज के रूप में बनी रही। फारसी का वैल्यू था, उतना ही वैल्यू था जितना आज अंग्रेजी का है। ठीक है, उसी जमाने में फारसी का वैल्यू हुआ करता था। ठीक, चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। ये वाला क्वेश्चन भी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आया है। और अगर आपने आरओ का पेपर देखा होगा, बीपीएससी का पेपर देखा होगा, पैट का पेपर देखा होगा, यूपीएससी का पेपर देखा होगा, तो एकदम क्लियर बात यहाँ पे हो रही है कि भाई कालक्रम से क्वेश्चन रेगुलर आ रहा है। अगर आप मॉडर्न पढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर आप आधुनिक भारत पढ़ रहे हैं, तो आधुनिक भारत में कालक्रम को बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि कालक्रम से क्वेश्चन आता ही आता है। इसमें भी कई सारे क्वेश्चन कालक्रम से आए हैं। ठीक है, और जब आरओ का पेपर हुआ था ना, तभी मैंने अपने स्टूडेंट को बोला था कि भाई देखो कालक्रम पे क्वेश्चन आयोग वाला काफी पूछ रहा है, फिर से पूछेगा। जिन्होंने ध्यान दिया होगा उनका सही हुआ होगा, वरना बेचारे करो 2026 में दोबारा से तैयार। ठीक है, तो जो बताया जाए उसको ध्यान दीजिए, नहीं बताइएगा तो फिर एग्जाम में दोबारा बैठिएगा, क्या किया जा सकता है। ठीक है, तो कालक्रम में क्वेश्चन पूछा है। कह रहा है कि कौन सी घटना है जो 1911 में घटित हुई। ठीक, अगर आपने PYQ सॉल्व किया होगा, या फिर आप कह सकते हैं कि आपने एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मॉडर्न इंडिया में बनाए रखी होगी, बहुत आसानी से आप इसको कर देंगे। कि भाई सबसे पहले तो उस ऑप्शन को हटा दीजिए जो एकदम गलत है। तो कह रहा है कि लीग और कांग्रेस के बीच मुस्लिम, ठीक है, लखनऊ समझौता, ये 1916 में हुआ था। इसका मतलब लखनऊ समझौता तो है नहीं 1911 की घटना। तो तीसरा वाला जो है कट जाएगा, तीसरा वाला काट दें। अब दो बचे, एक और दो और केवल एक। अब यहाँ पे कई सारे लोग ऐसे होंगे जो बिल्कुल अंदर घुस के कहेंगे कि अरे ऐसा कैसे, ये कैसे आंसर के निकल के आया। इसमें देखिए एक पेंच है, मतलब अगर देखा जाए जनरल मैं बताऊं जो आंसर की में भी दिया हुआ है, दोनों घटनाएं 1911 में हुई हैं, बंगाल का विभाजन रद्द करना और राजधानी परिवर्तन। अब यहाँ पे एक पेंच, यहाँ पे ये फंस सकता है, कई लोग ये ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं जो पहले उठाए थे, हालांकि यूपी PCS वाले ने इसे माना नहीं। आंसर की में यही आंसर है, पहला और दूसरा। क्या पेंच है कि पेंच यहाँ पे ये है कि जो दोनों घटनाओं की घोषणा हुई थी ये दिल्ली दरबार में हुई थी। ठीक है, दोनों दरबारों की दोनों घटनाओं की घोषणा किस में हुई थी? दिल्ली दरबार में। और ये दिल्ली दरबार कौन सा था? तीसरा वाला दिल्ली दरबार था, थर्ड दिल्ली दरबार था। अब जो तीसरा वाला दिल्ली दरबार था, इस तीसरे दिल्ली दरबार में ये जॉर्ज पंचम के द्वारा घोषणा की गई थी और ये बात दिसंबर की है। ठीक है, अब इंप्लीमेंट हुआ है इन पे बेसिकली देखा जाए तो 1912 में। ठीक है, 1912 में इंप्लीमेंट हुआ है। अब कई लोग यही सोचेगा, कई लोगों ने यही सोच के गलत भी मार दिया कि उन्हें लगा कि अरे घोषणा 1911 में हुई थी लेकिन इंप्लीमेंट तो 12 में हुआ, तो सही उत्तर तो नहीं होना चाहिए ये। तो कई लोगों ने क्या किया, इसी आधार पर या तो केवल एक मार दिया या कुछ और, उन्हें लगा कि क्वेश्चन ही गलत है। तो इतना अंदर नहीं घुसना, इतना दिमाग नहीं लगाना, एकदम जनरल अंडरस्टैंडिंग। घोषणा कब हुई? 11 में हुई। इम्प्लीमेंट कभी भी हुआ हो, ठीक है, अगर इम्प्लीमेंट की बात होती तो आपसे अलग स्पेसिफिकली पूछता, ये बताओ कब अप्लाई हुआ। जैसे अभी सविनय अवज्ञा आंदोलन वाला क्वेश्चन आया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी कई स्टूडेंट से ये गलती करी
कि वो बोल रहा है कि भाई समाप्ति, तो उन्हें लगा कि नहीं ये जो है ये स्थगन हुआ था, फिर उसके बाद वो, तो कई लोगों ने स्थगन और समाप्ति को एक ही समझ लिया। तो शब्द को बहुत अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। ऐसा ही पेपर जो है आप देखिएगा आरओ में भी आया था, ठीक है, पैट के एग्जाम में भी आया था, कि उसमें जो है उन्होंने एक सीएचएस से संबंधित क्वेश्चन पूछा था, सेंट्रल हिंदू स्कूल, कि भाई सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना किसने की, जो बाद में आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के रूप में डेवलप हुआ। तो कई लोगों ने पढ़ा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, लगाओ मालवीय है, ठीक है, बाद में पता चला वो तो एनी बेसेंट था। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इसी तरीके की आपकी एक्सपेक्टेशन रखता है, अदरवाइज गलत कर दीजिएगा आप। तो यहाँ पे आंसर क्या है, आंसर यहाँ पे ए है, ठीक है। दोनों घटनाएं आपकी 11 में घटित हुई थी। हाँ, इंप्लीमेंट हो सकता है 12 में इनका हुआ हो, लेकिन घोषणा जो है आपकी 1911 में हुई थी। इस आधार पर उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखो, फिर से आ गया, अभी मैं आपको बता रहा था। यहाँ पे भी देखो वही पूछा है कि कालक्रम के अनुसार आप क्या करिए, इसको सुव्यवस्थित कर दीजिए। अब जो कालक्रम पूछा है इसको भी थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, कि यहाँ पे देखो सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति। अब कई सारे स्टूडेंट ने इसी को गलत कर दिया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, अगर आप ध्यान से पढ़िएगा, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो 2 चरणों में चला था, ठीक है। पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ, मतलब एक ही आंदोलन है, पहला दूसरा क्या बोले, पहला ही एक ही आंदोलन है। तो आंदोलन का पहला चरण जो है वो आपका दांडी मार्च से शुरू हुआ, और गांधी इरविन पैक्ट पे जो है बीच में स्थगित कर दिया गया था, क्योंकि भाई गोलमेज सम्मेलन में अंग्रेजी सरकार चाहती थी कांग्रेस भाग ले। तो पहला जो है चला वो आपका मार्च 30 से लेकर आपका मार्च 31 तक, ठीक है, नहीं सॉरी मार्च 31 तक नहीं, फरवरी 31 तक चला, ठीक है। तो ये इस तरीके से चला, फिर उसके बाद फिर 32 में चला, फिर वो 34 तक चलता रहा। तो 2 चरणों में चला है। अब कई बार स्टूडेंट इसी को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि भाई समाप्ति दिया हुआ है, कई बार उसको समाप्ति को स्थगन के बराबर मान लेते हैं। तो कई स्टूडेंट्स ने क्या किया, इसको जो है पहले कर दिया कि भाई ये पहले हुआ था, जबकि आपको ध्यान रखना है इसकी जो वापसी हुई, यानी जो इसकी समाप्ति हुई है वो 1934 में हुई है। कब हुई है, 1934 में। तो अगर इस हिसाब से देखें तो ये घटना जो है सबसे बाद की घटना है इन चारों में, ठीक है। क्रोनोलॉजी क्या है, तो क्रोनोलॉजी भाई ये है कि पहले शुरू हुआ, फिर उसके बाद इसका स्थगन हुआ। स्थगन किस आधार पे हुआ, तो गांधी इरविन समझौते पे हुआ। गांधी इरविन समझौते के बाद फिर कराची अधिवेशन में तय किया गया कि गांधी जी जो है जाएंगे सेकंड गोलमेज सम्मेलन में। तो सेकंड गोलमेज सम्मेलन इसके बाद हुआ। तो 3 और 4 ये आपका साथ में आएगा, ये हो गया, ये हो गया। फिर उसके बाद सेकंड गोलमेज सम्मेलन हुआ, फिर उसके बाद गांधी जी जो है उसमें भाग लिए, अंग्रेजों की मंशा कुछ और थी, आंदोलन जो है जो गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया, गांधी जी वापस आ गए। फिर दिसंबर में जो है 32 में आके वो बोले कि हम आंदोलन करेंगे, लेकिन गवर्नर जनरल बदल गया था, लिनलिथगो आ गया था, लिनलिथगो बोला कि नहीं करने दूंगा आंदोलन। उन्होंने कांग्रेस को पूरा जो है अवैध संगठन घोषित कर दिया, कई तरीके के प्रतिबंध लगा दिए। तो दूसरा चरण जो है पूरा फेल कर गया, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ये आपका आ गया था मैकडोनल्ड अवार्ड अगस्त 32 में। उसमें जो है दलितों के लिए क्या कर दिया गया, अलग से जो है सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया। गांधी जी इसमें नाराज हो गए, उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया, और इसी आमरण अनशन की समाप्ति पुणे समझौता के तौर पर हुई, जो सितंबर 1932 की घटना है। तो ये आपका जो है 1932 में हुआ, ठीक है। ये आपका जो है 1931 में हुआ है, ठीक है, 1931 में हुआ है। लेकिन गांधी इरविन समझौता पहले हुआ है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन उसके बाद हुआ है। तो 3, 4, 1 और 2 जो है इसका आपका सही ऑप्शन होगा। इस आधार पर डी है, ठीक है। अब देखो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं वो तभी आपके सही हो सकते हैं जब आपको कहानी पता हो। यहाँ पे आपको डेट्स याद रखने की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट डेट्स रखने पे ज्यादा बल देते हैं, यहाँ पे डेट्स रटने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्रोनोलॉजी याद रखना। क्रोनोलॉजी इज नॉट इक्वल्स टू डेट, ठीक है। क्रोनोलॉजी इज नॉट इक्वल्स टू डेटिंग, कि भाई नहीं तारीख याद रखनी है, तारीख पे तारीख नहीं करनी है, घटनाएं याद रखिए। जैसे मूवीज देखते ना, मूवीज में कि भाई हीरोइन जा रही है, फिर हीरो जा रहा है, हीरोइन के पीछे हीरो गया, हीरोइन बोली नहीं 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 मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी, फिर वो पीछा कर रहा है, फिर उसके बाद दोनों दोस्त हो गए, फिर प्यार हो गया, फिर शादी वादी हो गए, बालक वालक हो गया, यही सारी चीजें चलती है ना। हालांकि पिक्चरों में दिखाते नहीं बालक होते हुए, प्यार पे खत्म कर देते हैं, हैप्पी एंडिंग। तो ये क्रोनोलॉजी में होता है ना, एक एक करके होता है क्रोनोलॉजी में। तो यही क्रोनोलॉजी आपको याद रखना है, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ पे क्या दिक्कत करते हैं, स्टूडेंट दिक्कत ये करते हैं कि वो डेट्स को पकड़ लेते हैं कि अरे डेट्स मार्च में हुआ कि अप्रैल में हुआ कि कब हुआ, यहाँ पे समस्या हो जाती है, फिर याद नहीं रहता, फिर समस्या होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है।
कि भाई आप ये चीज ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है डेट्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कहानी दिमाग में बनना। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट चीजों को जोड़ना। अगर आप पॉइंट टू पॉइंट चीजों को जोड़ेंगे तो आसानी से जो है चीजें याद रख पाएंगे। जैसा कि मैंने आपको छोटी सी कहानी बताई, ठीक है, आप इतना तो लंबा टाइम नहीं है भाई, क्लास तो हो नहीं रही, तो आंसर की डिस्कस कर रहे हैं, तो मैंने आपको शॉर्ट में बताया, बट आपको करना इसी तरीके से। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, अब ये वाला क्वेश्चन देखो। अच्छा, ये क्वेश्चन आए कहाँ से, ये वाला मैं आपको बताऊं। तो भाई ये वाला क्वेश्चन तो पीवाईक्यू से आया। ये वाला क्वेश्चन तो जनरल किसी भी किताब से पढ़िएगा, चाहे एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, चाहे और कोई किताब पढ़ लीजिए, हमारे नोट्स पढ़ लीजिए, पीवाईक्यू पढ़ लीजिए, ये सही से हो जाएगा। ठीक है, इसको भी पीवाईक्यू लगा देते हैं भाई। ये भी पीवाईक्यू अगर आपने पढ़ा होगा एक क्रोनोलॉजी बेस पर, तो आप आसानी से कर सकते हैं। ये भी पीवाईक्यू से आया है। सेम चीज इस पे अप्लाई होती है कि अगर आपने पीवाईक्यू उस क्रोनोलॉजी बेस पे पढ़ा होगा, ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा। ये भी जो है पीवाईक्यू से आया है। ये वाला क्वेश्चन आप देखिएगा, सीधा सीधा आपको एनसीईआरटी मिल जाएगा। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है, क्लास 7th की एनसीईआरटी और क्लास 12th की एनसीईआरटी, कक्षा 7 और कक्षा 12 की एनसीईआरटी अगर पढ़ी है, तो आसानी से इसका उत्तर आप दे दीजिएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि कौन किसका शिष्य है, कौन किसके गुरु हैं। तो कबीरदास जी के जो आपके गुरु थे वो माने जाते हैं स्वामी रामानंद जी। ठीक है, रामानंद जी को माना जाता है कि उन्होंने उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रसार किया 12वीं शताब्दी और उसके बाद। और इनके कई सारे शिष्य माने जाते हैं जो अलग अलग जातियों से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो कबीर जुलाहा थे। तो एक का दूसरा हो गया, एक का दूसरा देखो यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है, कोई बात नहीं, छोड़ो इसको। फिर उसके बाद आ जाओ आप यहाँ पे मर्दाना पे आ जाओ। मर्दाना जो थे आपके गुरु नानक देव जी के शिष्य थे। ठीक है, जो उनके साथ रहे, बाद में जो है ये गुरु अंगद देव जी के नाम से जो है वो भी बने, है ना, दूसरे। तो याद रखिएगा डी का होगा जाएगा आपका पहला। तो डी का पहला हो गया आपका ये। ठीक है, तो ये हो गया, बस आंसर निकल के आ गया। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया, ये तो बहुत प्रिय थे, आपने सुनी होगी इनकी कहानी कि भाई जब निजामुद्दीन औलिया की डेथ हुई, तो निजामुद्दीन औलिया की डेथ से अमीर खुसरो इतने ज़्यादा दुखी हुए कि उनके भी उन्हीं के साथ प्राण पखेरु उड़ गए। ठीक है, तो दोनों की कहा जाता है कि जो वो थी ना अस्थियां, अस्थियां तो नहीं बोलेंगे, उनके जो अंतिम राइट्स हुए, लास्ट राइट्स हुए, ठीक, उनकी जो अर्थी उठी साथ में उठी। ठीक है, अगले ही दिन उनका देहांत हो गया 1325 में। तो ये जो है आपस में काफ़ी संबंधित थे। तो बी का तीसरा हो गया। ठीक, और सूरदास जी वल्लभाचार्य। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका सी। अगर आपने पीवाईक्यू पढ़ा है, अगर आपने, ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ा है, तो बहुत आसानी से उसका उत्तर आप दे सकते हैं। इजी क्वेश्चन है। ठीक, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये सीधे सीधे हमारे नोट्स में से आया है। नोट्स का क्या, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा है तो वहां पे भी आप पकड़ लीजिएगा इसको। अब कई सारे स्टूडेंट इसको पकड़ते कैसे हैं, तो कहते हैं यार डेट्स याद रखना है। इसमें भी डेट्स नहीं याद रखना है। ठीक है, इसमें आपको कहानी पता होनी चाहिए, पहले क्या पहले क्या। जैसे कि सन्यासी विद्रोह, सन्यासी विद्रोह जो है वो बंगाल के द्वैध शासन का सीधा सीधा परिणाम था और सबसे प्रारंभिक, ठीक है, सबसे प्रारंभिक विद्रोहों में से था। ये नागरिक विद्रोह की श्रेणी में आता है, हालांकि धार्मिक प्रकृति भी उसमें देखने को मिलती है, किसानों की भागीदारी भी देखने को मिलती है, तो एक मिक्स कैटेगरी का है, लेकिन नागरिक विद्रोह एक तरीके का है। तो सन्यासी विद्रोह जो है ये आपका मोटे तौर पर 1763 से लेकर 1800 के बीच देखने को मिलता है। ठीक है, अब नील आंदोलन, इस पे 2 बार क्वेश्चन पूछ रखा है यूपी पीसीएस ने सेम पेपर में। ठीक है, ये आपका 1859 के आसपास हुआ था। ठीक, 1859। अब जो कूका है, कूका जो है ये आपका भगत जवाहरलाल बाबा राम सिंह, ठीक, ये आपका 1872 के आसपास है। और जो पवना है ये 1873 के आसपास है, जो 76 तक चला। ये थोड़ा सा टफ हो सकता है अगर आपने क्रोनोलॉजी के आधार पर नहीं किया है। ठीक है, हम अपनी क्लास में शॉर्ट्स के रूप में टेबल्स देते हैं स्टूडेंट्स को। अगर आपने उन टेबल्स का अध्ययन किया होगा तो आसानी से इसको कर लीजिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस आधार पर अगर हम देखें तो चौथा सबसे पहला, फिर उसके बाद चौथे के बाद हो जाएगा आपका दूसरा, तो ये हो गया आपका आंसर, डी आ जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद तीसरा और फिर उसके बाद पहला। ठीक, तो डी विल बी द आंसर। ठीक, सीधा सीधा हमारे नोट्स में से क्वेश्चन आया है। तो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है। सन्यासी 1763, कूका इसको नामधारी भी बोलते थे 1872। ठीक है, 1872। इंडिगो यानी नील 1859 और पावना 1873 से 76। हमारे द्वारा जो है इसमें नोट्स जो प्रोवाइड किया जाता है उसमें शॉर्ट्स दिए जाते हैं। शॉर्ट्स में क्या होता है कि भाई टेबल्स में पूरा का पूरा विद्रोह जो है
कंपाइल किया हुआ है, तो अगर आपने उसको पढ़ा है तो सीधा सीधा क्वेश्चन इसमें कीजिएगा, ठीक है। हमारे स्टूडेंट इसका जवाब आपको दे सकते हैं। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन आया है नोट्स से। ये वाला क्वेश्चन देखो, फिर से देखो, ये भी हमारा शॉर्ट्स से आया है कि भाई हमारा शॉर्ट्स देखिएगा तो उसमें सारा कंपाइलेशन हो रखा है, कौन कौन से युद्ध कब कब हुए, ठीक है, सिंपल है। तो इसमें जो है सबसे पहला जो है आप देखिएगा कि आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध देखने को मिलेगा, जिसे कर्नाटक युद्ध बोलते हैं। अगर डेट के आधार पर देखिएगा तो ये आपका जो है 1749 से 54 के बीच हुआ था, 49 से 54 के बीच, ठीक। फिर उसके बाद आपका मैसूर युद्ध है, फर्स्ट एंग्लो मैसूर युद्ध 1767 से लेकर 69 तक का है, ठीक है। तो 2 और 1, 2-1, 2-1। फिर उसके बाद आंग्ल अफगान युद्ध। अब आंग्ल अफगान युद्ध हैं कई सारे, ठीक है, वैसे तो 2 पढ़े जाते हैं, हालांकि यहाँ 3। तो पहला वाला जो है ये आपका हुआ है 1839 से लेकर 42 के बीच, और सिख वाला जो युद्ध हुआ है ये 45-46 के बीच हुआ है, 1845-46। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका हो गया, क्या क्या हो गया भाई, 2-1, 2-1, फिर उसके बाद आपका आ जाएगा 4-3। तो 2-1-4-3 इसका आंसर है, ए इसका आंसर है। ये भी कैसे करेंगे, तो अगर आपने हमारी क्लास अटेंड करी होगी, शॉर्ट्स देखा होगा, शॉर्ट्स पढ़ा होगा, तो आराम से इसको कर देंगे, सिंपल क्वेश्चन है। या एनसीईआरटी पीवाईक्यू से भी कर सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, टफ नहीं है। तो आंसर इसका ए है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन काफी टफ है, ठीक है, क्योंकि पीवाईक्यूज में जो है या हमारे नोट्स में, ठीक है, दोनों जगह आपको ये तीनों तो मिल जाएंगे, इसके बारे में चर्चा कम मिलती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन टफ है, लेकिन फिर भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। इसमें देखो कैसे करेंगे, तो वारंगल में जो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था वो सबसे लास्ट में है, तो ये 3 सबसे आखिर में होना चाहिए, ये 3 जो है सबसे आखिर में होना चाहिए, तो बी या डी में से है। और आप याद रखिएगा कि इसमें जो चित्तौड़ पे जो अटैक हुआ है, चित्तौड़ पे जो आपका अटैक हुआ है वो आपका ये जो है आपका रणथंबोर के बाद हुआ है। तो 1 के बाद 4 आना चाहिए, ठीक है। 1 के बाद 4 देखिए यहाँ पे भी है, हालांकि 1 के बाद 4 यहाँ पे भी है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जैसलमेर जो है इससे पहले हुआ था, ठीक है, थोड़ा सा टफ है। तो 2 सबसे पहले हो जाएगा, तो 2 यहाँ पे आ गया, फिर उसके बाद 1, फिर 4 और 3। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, हमारे नोट्स में दिया हुआ है, बट हमारे नोट्स में जैसलमेर नहीं दिया था, ठीक है। पीवाईक्यू में भी दिया हुआ है, लेकिन पीवाईक्यू में भी जैसलमेर नहीं दिया है। तो इस आधार पर क्वेश्चन 50-50 आप कर सकते हैं, सही किस्मत रही तो आंसर निकल के आ जाएगा, और ना गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको 100% क्लेम तो नहीं करूंगा, लेकिन आप 50% आप इसको कर सकते हैं पीवाईक्यू और हमारे नोट्स के बेसिस पर, ठीक है। तो इसका उत्तर बी है। एक्सप्लेनेशन पूरा दिया हुआ है, ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी जो है 1296 से 1316 तक शासन किया। इसने कहाँ कहाँ अटैक्स किया, तो देवगिरी में किया, गुजरात में किया, रणथंबोर में किया, चित्तौड़ में किया, मालवा में किया, और वहाँ पे जो है लूट का सामान वगैरह इकट्ठा किया। इसके अलावा जैसलमेर पर इसने 1299 में कब्जा किया, फिर रणथंबोर पर 1301 में, फिर रणथंबोर के बाद चित्तौड़, ये काफ़ी लंबा कहानी इसका है ना। चित्तौड़ पर आपने सुना ही होगा, रतन सिंह है ना, और उसने उसकी जो पत्नी हुआ करती थी, मूवीज भी बनी है इसके ऊपर। फिर तेलंगाना क्षेत्र में 1309, और उसके बाद आप देखिएगा, और इस आधार पर इसका उत्तर हो जाएगा 2, 1, 4 और 3, ठीक है। तो बी इसका आंसर होगा, हालांकि थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, होता है भाई। देखो अगर 24-25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो कुछ तो टफ क्वेश्चन आएगा ही, वरना यूपी पीसीएस का लोग हंसना नहीं लगेगा कि अरे ये तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। लेकिन हाँ ये है कि 90% क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे आप, अगर आपने सही से पढ़ाई किया होगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो, अगर चाहे आप पीवाईक्यू पढ़ें या आपने हमारा नोट्स पढ़ा होगा, शॉर्ट्स में पूरा गवर्नर जनरल दिया हुआ है, तो आराम से इसको कर सकते हैं, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। तो भाई डलहौजी ने क्या किया था, तो डलहौजी ने व्यपगत का सिद्धांत, ए का हो गया आपका चौथा, ठीक है। करजन ने क्या किया था, बंगाल का विभाजन किया था, बी का हो गया आपका तीसरा, ठीक है। विलियम बेंटिक ने क्या किया था, सती प्रथा पे काम किया था, सी का हो गया आपका तीसरा, ये आपका आंसर, सॉरी सी का दूसरा हो गया, और कानवालिस स्थायी बंदोबस्त डी का पहला। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। चाहे आपने पीवाईक्यू पढ़ा हो, चाहे हमारा नोट्स पढ़ा हो, चाहे कोई भी एनसीईआरटी का बुक भी पढ़ा हो, सब का सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि काफ़ी फेमस चारों बातें हैं। तो आंसर क्या हो गया, डी हो गया, सिंपल क्वेश्चन है।
ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला आरओ के एग्जाम में भी आया था क्वेश्चन, ठीक है, आरओ के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, उस समय भी मैंने कहा था कि इस पे क्वेश्चन आएगा, क्योंकि 1939 से लेकर 1947 के बीच की जो घटनाएं हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसमें महीना महीना, ठीक है, महीना महीना क्वेश्चन पूछ लेता है, जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में क्या हुआ, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लेगा, जैसे कि ये है, हालांकि ये थोड़ा सा ईजी है। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। क्रिप्स मिशन आपका 1942 में है ना, भारत छोड़ो आंदोलन से पहले, ठीक, मार्च 1942। कैबिनेट मिशन आपका विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद है, तो ये आपका 1946 में है, ठीक है। शिमला और बेबल, आप याद रखिएगा, इन दोनों का संबंध आपस में जुड़ा हुआ है। लॉर्ड बेबल की घोषणा के बाद शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ था बेबल प्लान पे डिस्कस करने के लिए, तो बेबल पहले होगा, शिमला बाद में होगा, तो 4 और 3 आपका चलेगा, 4 और 3 आपका चलेगा, और कैबिनेट मिशन और आपका सबसे लास्ट में होगा, और क्रिप्स मिशन सबसे पहले होगा। ये आपका जो है कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अब कंसेप्चुअल क्यों है आप कहेंगे, वो लोग बोलेंगे अरे ये तो क्रोनोलॉजी वाला है, डेट वाला है, तो फिर वही बात आप कर रहे हैं, फिर वो गलती आप कर रहे हैं कि क्रोनोलॉजी का मतलब डेट नहीं है भाई लोगों, ठीक है, क्रोनोलॉजी का मतलब कहानी है, कि अगर कहानी अच्छे से पढ़ा होगा तो अच्छे से कर पाएंगे, कहानी अच्छे से नहीं पढ़ा होगा तो आपका हो जाएगा कहानी, ठीक है। तो अपनी कहानी को ना डुबाइए, इससे अच्छा जो है कहानी को पढ़ लीजिए, कहानी को सुन लीजिए, कहानी को याद कर लीजिए, एक कहानी जैसे मूवी में याद करते हैं ना, वैसे ही करना है, आराम से आप कर देंगे। आंसर है आपका ए, ठीक है, ए विल बी द आंसर। ये देखो पूरी कहानी यहाँ पे दी है कि भाई क्रिप्स मिशन 42 में आया, स्टेफर्ड क्रिप्स भारतीय समर्थन के लिए था, ठीक, हालांकि असफल रहा। बेबल प्लान जून में आया, फिर उसके बाद कैसे पुनर्गठन वगैरह करना है, फिर इसके लिए शिमला कॉन्फ्रेंस बुलाया गया, ये भारतीय नेताओं के माध्यम से किया गया था, हालांकि फेल हो गया था। फिर कैबिनेट मिशन मार्च 46 में आया, इसमें 3 सदस्य थे, बीपीएससी में पूछा क्वेश्चन, पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स, अब देखो क्रिप्स 2 बार आ गए, ठीक, और अलेक्जेंडर। उच्च स्तरीय है, बातचीत के माध्यम से कैसे सत्ता हस्तांतरण हो। हमारे देश में जो संविधान सभा का गठन हुआ इसके प्लान के आधार पर हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, इसने भारत के विभाजन को रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है, फिर बाद में मुस्लिम लीग इसमें जो है अपने उद्देश्यों के लिए शामिल हुआ, फिर इससे अलग हो गया, लंबी कहानी है। फिर उसके बाद जो है बांटो और राज करो, ठीक, अंग्रेज का तो चल ही रहा था, लीग भी बोला कि बांटो छोड़ो निकलो यहाँ से, ठीक, इसके लिए जो है उसने बाकायदा डायरेक्ट एक्शन डे घोषित किया, बहुत लंबी इसमें कहानी चली, ठीक है। एक तरफ संविधान सभा की बैठक हो रही थी, एक तरफ संविधान का निर्माण हो रहा था, दूसरी तरफ देश के विभाजन की प्रक्रिया चल रही थी, दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आंसर मैंने आपको बता दिया, याद कर लीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन पूछा गया, अगर आपने पीवाईक्यू पढ़ा होगा, ठीक है, अगर आपने गुप्त काल का हल्का सा भी अध्ययन किया होगा तो आराम से कर सकते हैं कि भाई कौन सा ग्रंथ कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया। अब देखो कालिदास की स्पेलिंग भी गलत लिखी है आयोग वाले ने, कालिदास को कालीदास लिख दिया है, ठीक है, छोटी छोटी गलतियां। तो मेघदूत और रघुवंशम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। श्रृंगार शतक इन्होंने नहीं लिखा, श्रृंगार शतक भर्तहरि करके एक लेखक थे, उनके द्वारा लिखा गया था, तो केवल 3 जो है इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि नहीं पूछा है, ठीक है। तो कालिदास इज वेरी इंपॉर्टेंट, इनकी सारी रचनाएं याद कर लेना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मेघदूत, रघुवंशम, विक्रम उर्वशीयम, है ना, अभिज्ञान शाकुंतलम, तो याद रखिएगा जितने भी हैं, ठीक, नोट्स बना लीजिएगा, तो आंसर हो जाएगा बी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको भी याद कर लीजिएगा। श्रृंगार शतक जो है वो संस्कृत कवि भर्तहरि के द्वारा लिखा गया है, ये 3 शतकों के संग्रह का भाग है, जिसमें वैराग्य शतक त्याग पर है, नीति शतक नीति पर है, और जो आपका श्रृंगार शतक है प्रेम और श्रृंगार पर है। ये पारंपरिक रूप से वैराग्य शतक और नीति शतक के साथ भर्तहरि की शतक त्रयी के रूप में प्रकाशित होता है। ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, कब का है ये, तो लगभग 5th सेंचुरी के आसपास का है, ठीक है, 5वीं शताब्दी के आसपास का, लिखा हुआ नहीं है लेकिन याद कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन, ये भी आपका पीवाईक्यू से आया है, कई बार इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, हालांकि इसमें जो है कारण अलग अलग मिलता है, ठीक है, कुछ सोर्सेस में लिखा रहता है कि जो आपका जो बुलंद दरवाजा बना था वो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में था, कहीं सोर्सेज में लिखा हुआ मिलता है कि वो दक्षिण विजय के उपलक्ष्य में था, तो चाहे जो भी हो भाई इसमें तो नहीं था कि भाई पुत्र के जहांगीर की जन्म की याद में तो नहीं बनाया था, ठीक है। फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाजा या तो आपका गुजरात विजय है या फिर जो है दक्षिण विजय है, इस रूप में है, ठीक है, लेकिन ये नहीं है, तो ये गलत हो गया, ये आपका सही है।
तो इसमें जो है आपका ए सही है किंतु आर गलत है, सी उत्तर है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, PYQs पढ़िएगा, सीधा सीधा आंसर निकाल दीजिएगा, इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि भाई बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी का 1575 में बना था, जो लाल बलुआ पत्थर का है और गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था। हालांकि कहीं कहीं मिलता है दक्षिण विजय के उपलक्ष्य में भी, ठीक है, तो याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा डिबेटेड है क्वेश्चन, बट जहांगीर वाला तो एकदम क्लियर है कि वो गलत है, ठीक है। तो गुजरात या फिर दक्षिण विजय के उपलक्ष्य में बना है, लेकिन जहांगीर के जन्म में नहीं है, ये चीज याद रखिएगा। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी PYQ से है, सीधा सीधा बहुत इजी क्वेश्चन है। किसका मकबरा कहाँ पे है? अब बाबर को लेकर कई लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, छोड़ो बाबर को, दूसरे को देखो। हुमायूं का तो सबको पता है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, ठीक है, बी का तीसरा लगा दो, यहाँ पे है, यहाँ पे है। शाहजहां का मकबरा आपका आगरे का ताजमहल, तो भाई डी का पहला, तो बी का तीसरा, डी का पहला, आंसर आ गया। तो अगर आपको जहांगीर के बारे में नहीं पता, बाबर के बारे में नहीं पता, तब भी इसका आंसर निकाल दीजिएगा, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, आपको जरूरी नहीं चारों पता होना चाहिए। इजी उठ से साथ चलो ना, आसान के साथ चलो, कुछ जरूरी कठिन को पकड़ के रखो। ज्यादातर जो PCS और UPSC की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं वो यही गलती करते हैं कि भाई क्वेश्चन देख के कहेंगे हाय ये क्वेश्चन कहाँ से आया, फिर उसके बाद पूछेंगे सर जी आपके नोट्स में तो ये था नहीं, क्या करें इसका। अरे भाई जो इजी आया उसको तो ध्यान दो, इजी और मीडियम कर लोगे तो 70% से ज्यादा क्वेश्चन कर ले जाओगे, ठीक है। जैसे मुझे याद है BPSC में एक बार जो है 2 बार लगातार क्वेश्चन पूछा बत्तख मियाँ पे, ठीक है। तो उस समय जो है हम पढ़ाते थे BPSC वाले क्लासेस को, तो ऑफलाइन क्लास में बच्चे अरे बत्तख मियाँ पे क्वेश्चन आ गया, कहाँ से आया बत्तख मियाँ पे क्वेश्चन, तो सोर्स यहाँ से पूछा, यहाँ से पूछा, बिहार सरकार ने ये किया वो किया, उस पे आया था, उस पे आया था। मैंने कहा अरे बत्तख मियाँ पे क्यों इतने पीछे पड़े हो, बाकी क्वेश्चन तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। मान लो 25 क्वेश्चन पूछा, 24 क्वेश्चन तो रेंज में है कि नहीं है। तो इसके चक्कर में मत पड़िएगा कि भाई ये क्वेश्चन कठिन आ गया तो अरे क्या करें, अलाउद्दीन खिजी की विजय आ रही है तो एक एक विजय रट्टा मार के बैठे हुए, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। इजी और मीडियम पे ध्यान दीजिए, इजी और मीडियम मिल आपको जो है 90% क्वेश्चन दे देगा, कठिन क्वेश्चन तो वैसे ही नहीं होना है, ठीक है। आप 10 साल क्या 100 साल भी पढ़िएगा ना तो 100% क्वेश्चन नहीं बना पाइएगा, क्योंकि आयोग वाले भी तो भाई एक दो क्वेश्चन ऐसा करेगा ना आयोग वालों को लोग मजाक नहीं उड़ाने लगेगा, ठीक है। तो हमेशा आपको एक दो क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जो आपको कठिन लगेगा, लेकिन कठिन के पीछे नहीं भागना है, इजी और मीडियम के पीछे जाइएगा तो 100% सफलता मिलेगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो आंसर क्या हो गया, ए हो गया। विदाउट नोइंग कि भाई बाबर और जहांगीर का मकबरा कहाँ है, उस पर मैं गया ही नहीं, तब भी आंसर निकाल दिया, ठीक है। तो ऐसे ही आपको करना है। ये वाला क्वेश्चन देखो, हमारे नोट से सीधा सीधा आया, शॉर्ट्स में हमने पूरा का पूरा टेबल बना के दिया हुआ है, सीधा सीधा क्वेश्चन आया कि भाई एला चैपल की संधि 1748 में हुई, पहले कर्नाटक युद्ध में समाप्त किया और मद्रास अंग्रेजों को मिला, दोनों का दोनों इसमें सही है, यही इसकी शर्तें थी, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, सी हो गया। सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है, एकदम इजी है। ये वाला देखो, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको टफ भी कहा सकता है, कठिन भी कह सकते हैं। हालांकि अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है क्लास 7th की, कक्षा 7 की एनसीईआरटी और कक्षा 12 की एनसीईआरटी, दोनों में जो है आपको मिडिवल इंडिया में भक्ति और सूफी आंदोलन में विद डेट तारीख के साथ, जिनका सर्टेन है, ठीक है, कुछ का तो सर्टेन नहीं है लेकिन जिसका सर्टेन है दिया है कि भाई देखो गुरु नानक 1469 1469, चैतन्य महाप्रभु 1486, ठीक है, नामदेव 1270। अब जो ये कबीरदास जी इनका थोड़ा सा अनिश्चित है, ठीक है, तो 15th सेंचुरी 15वीं शताब्दी, हालांकि कहीं कहीं इनका जो जन्म ईयर मिलता है 1440 मिलता है, ये आपका संभव है, संभवता है, ठीक है, नॉट सर्टेन, एनसीईआरटी में भी नहीं दिया हुआ है, बट माना जाता है मोटा मोटा यही है। अब इस आधार पे देखो भाई, सबसे पहले तो नामदेव हो गए हमारे, 3 से शुरू करो, तो 3 आपको यहाँ पे दिया है। अब देखो आपको चौथा याद करने की जरूरत ही नहीं है, इसने आपको अपने आप ही सरल बना दिया कि 3 के साथ इन्हें 4 अपने आप ही दिया हुआ है, 3 4 हो ही गया। अब नानक जी पहले हैं, नाम चैतन्य जी बाद में है, तो 1 और 2, तो यहाँ पे सी हो गया, ठीक है। क्लास 7th की एनसीईआरटी से सीधा सीधा क्वेश्चन आया है, ठीक है। जो एनसीईआरटी वाला क्लास हमने डाला है ना, मतलब जो आप देखिएगा उसमें जो है हमने यही बताया कि भाई एनसीईआरटी की वैल्यू क्या है, तो चाहे आपका यूपीएससी का पेपर हो चाहे पीसीएस का पेपर हो, एनसीईआरटी से सीधा सीधा क्वेश्चन आपको मिलेगा, सीधा सीधा क्वेश्चन लिफ्ट करता है,
ठीक है। और यूपी पीसीएस में भी आप देखिएगा इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस, ठीक है, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन, खाद्य सुरक्षा पे क्वेश्चंस आए हैं। क्लास 9th की एनसीईआरटी, कक्षा 9 की अर्थशास्त्र की एनसीईआरटी से हूबहू क्वेश्चन लिफ्ट किया है, गरीबी वाले चैप्टर से, खाद्य सुरक्षा वाले चैप्टर से। सेम केस यहाँ पे आपको देखना है। इवन साइंस में मैंने देखा, साइंस भी मैंने पढ़ाई थी एक बार एनसीईआरटी वाली, तो वहाँ से भी सीधा सीधा क्वेश्चन लिफ्ट किया है कि भाई कौन सा जो है वसा का पाचन करता है, और जो आपका रक्त पे क्वेश्चन आया था। इसके अलावा एक मेरे ख्याल से वो केचुआ कहाँ से सांस लेता है, और ये आपकी व्हेल मछली कहाँ से सांस लेती है। सीधा सीधा एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाया। तो याद रखिएगा एनसीईआरटी को इग्नोर मत करिएगा। पीसीएस में कई बार क्या करते हैं स्टूडेंट, उन्हें लगता है कि भाई एनसीईआरटी यूपीएससी में आता है तो इसको छोड़ दो, यहीं पे वो गलती कर देते हैं। ठीक है, मैं सबसे पहली क्लास जब भी एनसीईआरटी की शुरू करता हूँ सबसे पहले यही बताता हूँ कि भाई लोगों याद रख लो, बहन जी बहन भी भाई बहन दोनों, भाई बहनों याद रख लो, एनसीईआरटी सरकारी सोर्स है। सरकारी सोर्स इन द सेंस कि अगर यूपीएससी या पीसीएस क्वेश्चन बनाएगा तो सबसे पहले वहीं से बनाएगा, तो याद रख लेना है। अपनी सबसे पहली पढ़ाई की शुरुआत एनसीईआरटी से होनी चाहिए, ठीक है। और हमारा जो कोर्स है उसमें एनसीईआरटी पे ही सबसे पहले हम फोकस करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये पूरी कहानी दी है, आप चाहे पढ़ लीजिएगा कि गुरु नानक देव जी जो है सिख धर्म के संस्थापक थे, पहले गुरु थे। जीवन काल दिया हुआ है, ईश्वर प्रेम की शिक्षा दी। चैतन्य महाप्रभु 1486, ठीक है, कृष्ण भक्ति को इन्होंने बढ़ावा दिया। सामूहिक संकीर्तन, गौड़ीय वैष्णव परंपरा इसको प्रभावित किया। नामदेव 1270 के बीच विट्ठल के भक्त थे, मराठी हिंदी में भक्ति गीतों की रचना की। कबीर सटीक इनका वर्ष नहीं है लेकिन 1440 माना जाता है, बनारस के रहस्यवादी संत थे। रूढ़िवादी का आलोचना की, पूरा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है, इनके दोहे वगैरह भी दिए हैं, तो ये आपके एक्सप्लेनेशन है, पढ़ सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी सीधा सीधा हमारे नोट्स से आया है, सीधा सीधा मिडिवल इंडियन हिस्ट्री में सबसे फेमस क्वेश्चन है ये कि भाई युद्धों पे क्वेश्चन आता है, कौन सा युद्ध कब हुआ। ये चारों के चारों जो युद्ध हैं, ये चारों के चारों जो युद्ध हैं वो आपके मुगल काल से संबंधित हैं, जिसमें कन्नौज का युद्ध और चौसा का युद्ध, तो ये तो 1539-40 का है। तो भाई हुमायूं वाला 1539 में पहले कन्नौज हुआ, सॉरी पहले चौसा हुआ, फिर कन्नौज या इसको बिलग्राम का युद्ध कहते हैं, ये 40 में हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद हुमायूं देश छोड़ के जाना पड़ा। दौराहा का युद्ध हुमायूं के जीवन काल के शुरुआत में हुआ था 1532 में। और सामूगढ़ का ये तो बहुत बाद में है, 1658, ठीक है। हालांकि अगर आपने पीवाईक्यूज पढ़ा होगा तो चारों युद्धों के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर लगा दो भाई, क्या हो जाएगा, 2 पहले 3 सबसे लास्ट में, 2 पहले 3 सबसे लास्ट में, डी इसका आंसर है, ठीक है। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, पीवाईक्यू से आराम से कर सकते हैं, ठीक है। डी इसका आंसर है। ये पूरी कहानी दी है, आप चाहें तो इसे पढ़ लीजिएगा। कन्नौज का युद्ध जिसे बिलग्राम भी कहते हैं, इसमें शेरशाह ने क्या किया, हुमायूं को हराया, फिर उसके बाद उसे फारस जाना पड़ा, सूर साम्राज्य स्थापित हो गया। दौराहा का युद्ध 1532, इसमें शेर खान, अभी शेरशाह नहीं बना था, शेर खान था, तो इसमें जो है अफगानों को हराया हुमायूं ने। फिर उसके बाद चुनार किले की घेराबंदी करी, शेर खान को उसने अधीनस्थ बना लिया था, हालांकि बाद में जो है वह शक्तिशाली हो गया, उल्टे उसने उसको हरा दिया। सामूगढ़ का जो युद्ध है इस पे क्वेश्चन लगातार आता है। उत्तराधिकार का युद्ध, उत्तराधिकार के जितने भी युद्ध हैं उस पे क्वेश्चन 100% पूछता ही पूछता है, ठीक है। देवराई का युद्ध, धर्मठ का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध, ये पूरा क्रोनोलॉजी आपको याद करना है, बहुत अच्छा है, पूछेगा क्वेश्चन। दाराशिकों को हराया, फिर मुगल गद्दी पे कब्जा कर लिया, ये कहानी है। चौसा का युद्ध पहली हार थी, फिर उसके बाद जो है दोबारा हारा, तो ये आप याद कर लीजिएगा, सीधा सीधा पीवाईक्यू से आया है, ठीक है, देख लीजिएगा इसको। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, हालांकि इसमें जो है ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला जो विकल्प है ये ज्यादा नहीं पूछता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। भाई जयदेव बहुत फेमस राइटर हैं, गीत गोविंद, ठीक है। सेन वंश, सेन वंश जो है वो पिछले साल आपका यूपी पीसीएस के अपर में पेपर में आया था, ठीक है, दिसंबर में जो एग्जाम हुआ था ना उसमें आया था सेन वंश। तो सेन वंश का कल्चरल योगदान जयदेव, याद रखिएगा। तो जयदेव का गीत गोविंद, सी का पहला, सी का पहला, सी का पहला यहाँ पे दिया है। अब देखो सोमदेव और क्षेमेंद्र, तो इसमें भरत कथा मंजरी और कथा सरित सागर, इसमें कई बार कंफ्यूजन होता है कि भाई किसका कौन सा है, लेकिन संबंध इनका सोमदेव और आपका जयदेव से है, ठीक है, सॉरी सोमदेव और क्षेमेंद्र से है। तो त्रिविक्रम भट्ट का एक ही बचा, नल चंपू, तो ए का तीसरा लगा दो भाई। तो सी का पहला, ए का तीसरा, आ गया आंसर, ठीक है। ऐसे करते हैं इसका आंसर, ठीक। या अगर मान लो मुझे में कंफ्यूजन हो रहा है कि भाई सोमदेव का कथा सरित था कि भरत कथा मंजरी था, क्या करूं, लेकिन इतना तो पता है ना
कि बृहत कथा मंजरी और कथा सरित सोमदेव और क्षेमेंद्र में से किसी एक का है, तो दोनों इसके साथ, यानी नल चंपू ये होगा। लगा दो भाई उठा के, आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे किया जाता है। कई बार आपको जो है ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जिसमें आपको राइमिंग मतलब मिलते जुलते, क्षेमेंद्र और इन सब में कंफ्यूजन हो जाता है, क्षेमेंद्र कल्हड़, ठीक है, या आपका जयदेव सोमदेव, ये सब एक जैसे लगते हैं। तो कैसे किया जाए, तो इसी तरीके से आपको करना है जैसे मैंने आपको बताया। इजी को सबसे पहले पिक करो, ठीक है। तो यहाँ पे पूरी कहानी दी है, आप पढ़ सकते हैं कि भाई त्रिविक्रम भट्ट नल चंपू, ये जो है संस्कृत काव्य है चंपू शैली की, गद्य और पद्य का मिश्रण। इसकी गणना शास्त्रीय काल में काफी मानी जाती है। सोमदेव का कथा सरित सागर, यह संस्कृत साहित्य में कहानी का एक संग्रह है, 11वीं शताब्दी का, ठीक, बृहत कथा का रूपांतरण है जो भारतीय कथा कहने की परंपरा में निहित है। जयदेव गीत गोविंद सबसे फेमस है, भक्ति कवा कृष्ण राधा की भक्ति, ठीक है, जो बाद में जो है आप आपके वो थे ना, क्या नहीं, चैतन्य महाप्रभु, इन्होंने इसको लोकप्रिय बनाया, संकीर्तन की प्रथा। क्षेमेंद्र बृहत कथा मंजरी, ये 11वीं सेंचुरी का है, ठीक, बृहत कथा का संचरण है और इसके आधार पर इसको किया गया। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना है, इसको आप देख लीजिएगा, ये आपका हो जाएगा। अब देखो ये वाला, अब इसी क्वेश्चन में कई सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए। बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया, अरे सर जी ये जो है कहाँ, इसका आंसर क्या होगा। तो मैंने कहा बेटा PYQ पढ़ो, PYQ नहीं पढ़ा होगा तो हमारा नोट्स उठा के देख लो, उसमें दिया है। अब यहाँ पे यूपी PCS ने एक दिक्कत ये कर दी, यूपी PCS ने गलती ये कर दी कि यहाँ पे इन्होंने जो ये मांडी जो दिया हुआ है, मांडी, इसको हिंदी में लिखते हैं मांडी, ठीक है, इसका इसने हिंदी अनुवाद मंडी कर दिया। ठीक है, इसने क्या कर दिया, इसका हिंदी अनुवाद मंडी कर दिया। तो इस आधार पे स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो गए कि भाई ये मांडी है कि मंडी है। तो यहाँ पे मैं आयोग की गलती मानूंगा कि भाई अगर आपको पेपर बनाया और पूछा तो भाई कम से कम हिंदी तो सही से लिख देते। ठीक है, कालिदास की स्पेलिंग गलत लिख रखी है, मांडी को मंडी लिख रखा है, तो स्टूडेंट कंफ्यूज तो हो गई ना भाई, दिक्कत है ना, ये गलत बात है। तो देखो राखी गढ़ी तो सबको पता है हरियाणा में है, तो दूसरा आप काट दो, लेकिन इससे आपका ऑप्शन एक ही कटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन यही हो जाएगा कि भाई हुलास तो सबको पता है, ठीक, मांडी आप याद रखें ये भी यूपी में है, और इंपॉर्टेंट बात है ये पहले भी क्वेश्चन पूछा गया, PYQ में आ चुका है, ये हमारे नोट्स में भी है। तो इस आधार पर पहला और तीसरा, ठीक है, C इसका उत्तर है। हालांकि कई सारे स्टूडेंट हो सकता है कंफ्यूज हो गए हो इस आधार पर कि भाई मंडी दिया हुआ है जबकि इसका सही उच्चारण है मांडी। ठीक है, तो इस आधार पर आप देखिएगा ये आपको सही मिलेगा, बट ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, ये पूरा जो है आपको एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता उत्तर प्रदेश में भी है, मांडी, ये मंडी से आप भ्रमित नहीं होंगे, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पे हमें उत्तर हड़प्पा काल के मिट्टी के बर्तन आदि मिलते हैं। राखी गढ़ी सबको पता है भाई, सबसे बड़ा स्थल है ये, हरियाणा में है। और हुलास आपका सहारनपुर में, यहाँ उत्खनन से हमें विविध प्रकार के साक्ष्य मिलते हैं और हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं। मांडी का देखो और भी दिया हुआ है कि भाई मुजफ्फरपुर में है, सॉरी मुजफ्फरनगर में है, 2000 में इसकी खोज हुई थी, सोने और वगैरह यहाँ पे मिला है। ठीक, गंगा यमुना बेसिन में विस्तार को बताता है, मुजफ्फरनगर में है, 2000 में की थी, क्योंकि इससे जो है हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी विस्तार का पता चलता है। यहाँ पे हमें सोने के, मोती के, ठीक है, गोमेद आदि मिलते हैं। और मांडी को जम्मू के, अब देखो ये भी याद रखेगा, ये जम्मू के मांडा से अलग है, कई लोग इस पर भी कंफ्यूज हो गए क्योंकि मांडी को गलत लिख दिया मांडा, तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन ये पूछ सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ये वाला देखो, ये क्वेश्चन PYQ से आया है। हालांकि अगर आपने हमारे नोट्स पढ़े होंगे तो वहां से भी आप ये क्वेश्चन मिल जाएगा, PYQs। ये कह रहा है, ये आपका मेरे ख्याल से शायद RO में भी आया था क्वेश्चन, RO में भी ये क्वेश्चन पूछा था या पैट में पूछा था, ये रिपीट किया है। कह रहा है कि सल्तनत के क्षेत्र को मोटे तौर पर 2 भाग में विभाजित किया जाता है, खालसा और जागीर। एकदम सही बात है। अब जागीरों में राज्य के नियंत्रण में आने वाली भूमि थी? नहीं, ऐसा नहीं था भाई। ठीक, जागीरों में मुख्य रूप से आप याद रखिएगा, जागीरों में मुख्य रूप से आप याद रखिएगा कि जो राज्य के द्वारा, ठीक है, जो राज्य के द्वारा अपने अधिकारियों को दिया जाता था उनकी सेवाओं के बदले, उसे जागीर कहते थे। अब यहाँ पे एक छोटा सा टेक्निकल गलती है, ठीक है, जिसको हो सकता है कई स्टूडेंट्स ने जो है ध्यान दिया हो और इसके आधार पर उन्होंने कहा हो कि अरे ये तो गलत है। क्योंकि देखो जो जागीर जो देखने को मिलता है ना शब्द, ये मोटे तौर पर हमें मुगल काल में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे टेक्निकल गलती जो है आयोग ने यहाँ पे ये कर दी है कि उसने सल्तनत यहाँ पे लिख दिया है। तो कई सारे हो सकता है स्टूडेंट को यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया हो कि अरे सल्तनत में जागीर सिस्टम नहीं था, जागीर सिस्टम तो मुगल काल में आया है।
सल्तनत काल में तो इक्ता सिस्टम हुआ करता था। इस आधार पे क्वेश्चन पे कंफ्यूजन हो सकता है। हालांकि आयोग ने तो भाई इसको जनरल टर्म्स में लिया है, जागीर इक्ता दोनों को सेम तरीके से लिया है। तो यहाँ पे इन्होंने ये वाले को सही मांगा है, ये वाले को गलत माना है। ठीक है, और ऐसा कोई विकल्प भी नहीं है कि भाई जिसमें दोनों गलत दिया हो। तो इस आधार पर हम देखें, इस आधार पर हम देखें तो पहला वाला सही है, आर इसका गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर है सी। हालांकि इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन बनाने में टेक्निकल गलती हुई है। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन बनाने में टेक्निकल गलती हुई है। यहाँ पे अगर उन्होंने सल्तनत शब्द की जगह मध्यकाल लिखा होता तो ज्यादा अच्छा क्वेश्चन बनता। ठीक है, मध्यकाल लिखा होता तो ज्यादा बेहतर क्वेश्चन बनता। ठीक है, हालांकि इसका आंसर सी है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। इसमें इन्होंने क्या किया कि पुष्कर मेला, पुष्कर मेला इन्होंने आरओ के एग्जाम में पूछा है, कुंभ मेला सबको पता है, इन्होंने दोनों को जोड़ दिया और पूछा कि बताओ कहाँ पे है। ठीक है, अब कई को लगा हो सकता है राजस्थान में हो, कई को लगा नहीं हो सकता यूपी में हो, लेकिन यहाँ पे खेला कर गए। ठीक, ये जो है आयोजित होता है उत्तराखंड में, उत्तराखंड के माना गांव में आयोजित किया जाता है। तो इसका आंसर है केवल 3। हालांकि बहुत टफ क्वेश्चन है बट अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे बी है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो मई 2025 में आयोजित हुआ था। ठीक, याद रखिएगा, माना गांव में, उत्तराखंड में, और अलकनंदा सरस्वती के संगम पर है। ठीक है, याद रखिएगा, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये आपका बीपीएससी में भी क्वेश्चन आया था, बिहार पीसीएस में भी क्वेश्चन आया था। और जब बिहार पीसीएस का पेपर आया था ना, उसी टाइम मैंने बोला था कि बेटा भाई लोगों, ठीक है, जो भी विद्यार्थी यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं वो बीपीएससी क्वेश्चन जरूर करके जाएं, क्वेश्चन बिल्कुल आएगा। और देखो सीधा सीधा क्वेश्चन आया, बिहार में भी आया था, इसमें भी पूछ लिया, क्योंकि दोनों एक दूसरे को फॉलो करते हैं। यूपीएससी दोनों के पिताजी हैं, तो यूपीएससी को दोनों फॉलो करता है, और यूपी और बिहार वाला एक दूसरे को फॉलो करता है। अगर यूपी वाला पेपर पहले हो जाएगा तो बिहार वाला पेपर उसमें से कुछ चीज़ उठा लेगा, अगर बिहार का पेपर पहले हो जाएगा तो यूपी वाला उसमें से कुछ चीज़ उठा लेगा। कई बार ये देखने को मिला है, इसलिए मैं कहता हूँ, इसलिए मैंने शुरू में ही बताया 2025 में जितने पेपर हुए ना सबको सॉल्व कर लेना, 2026 में आपको बहुत मदद करेगा उन पेपर्स को। ठीक है, तो कह रहा है 4 बौद्ध संगीति, बहुत ईजी क्वेश्चन है कि भाई सबसे पहला राजगृह में हुआ तो 2 हो जाएगा। ठीक, फिर आपका वैशाली में हुआ 1 हो जाएगा, फिर आपका पाटलिपुत्र में हुआ 4 हो जाएगा, फिर कुंडलवन में। ये तो बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, ये गलत नहीं होना चाहिए था, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखिए, कई सारे स्टूडेंट को लगा पता नहीं कहाँ से पूछ लिया। हालांकि हमारे जो नोट्स हैं या हमारी जो क्लास लेक्चर्स होता है उसमें एक कहानी हम बड़े मज़े से सुनाते हैं, क्योंकि नैनीताल हमारे घर के बगल में है। ठीक है, हमारी ऑफलाइन क्लास भी हमारे घर के पास से चलती है, तो नैनीताल हमारे घर के बगल में, तो हम बताते हैं कि देखो बच्चों, कुछ समय पहले नैनीताल नेपालियों का हुआ करता था, अंग्रेजों ने उसे लिया है। ठीक है, तो नैनीताल हो गया, रानीखेत हो गया, शिमला हो गया, मसूरी हो गया, सब जो है हमें मिला है कहाँ से, नेपालियों से। और कब मिला है ये, सुगौली की संधि के बाद। तो शिमला, रानीखेत, नैनीताल, ये तीनों जो है हमें सुगौली की संधि के बाद मिले। काठमांडू तो अभी भी नेपाल में, तो कैसे हमारा हो सकता है। ठीक, तो दूसरा, तीसरा और चौथा। हालांकि कई लोग बोल सकते हैं कि चलो अखंड भारत बनाते हैं, तो अखंड भारत बना के जो है काठमांडू भी रख लेंगे, बट ऐसा है नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ठीक, ये पूरी कहानी दी है, आप चाहें तो पढ़ लीजिएगा। आंग्ल नेपाली युद्ध, तो कुमाऊं गढ़वाल एरिया, तराई का क्षेत्र, सिक्किम के कुछ हिस्से, तो रानीखेत, नैनीताल, काठमांडू नहीं था, शिमला, मसूरी वगैरह सब मिला। ठीक है, कर सकते हैं इसको। अब ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। हालांकि देखो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने यूपीएससी का 2025 का पेपर सॉल्व किया होगा, जो मैंने आपको कराया था, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, वहां से इसका आंसर आप निकाल सकते हैं कि महेंद्र वर्मन आपका यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, ये पल्लव काल के हैं, तो ए का दूसरा हो गया, यहाँ पे देखो दिया हुआ है। और राज जो है ये करंट अफेयर्स में भी था, ये आपके चोल हैं, तो डी का तीसरा हो गया। तो डी का तीसरा देखो यहाँ पे दिया है, ये आंसर आ गया आपका बी। तो ये है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वैल्यू, कि यूपीएससी का 2025 का पेपर जिसने सॉल्व कर लिया होगा वो क्वेश्चन इसके लिए बच्चों का खेल है। अब यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट इसको लेकर परेशान थे कि भाई कंडूगन कौन है, अमोघ वर्ष कौन है। हालांकि अमोघ वर्ष पे क्वेश्चन कई बार आया है, लेकिन फिर भी इस पे कंफ्यूज। मैंने कहा इससे पहुंचने की जरूरत क्या है भाई, बेसिक्स को पकड़ो ना, इजी को पकड़ो, इजी को पकड़ो, सीधा सीधा आंसर निकाल के दे रहा हूँ, देखो आप भी निकाल सकते हो, तो इतना परेशान क्यों हो रहा हो, कंडूगन कौन था या कंडूगन, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, आसानी से पढ़ो, बहुत बढ़िया से आंसर निकल के आएगा, बी इसका आंसर है। बाकी देखो कहानी कंडूगन की सारी इसमें दी है कि महेंद्र वर्मन
पल्लव काल के हैं 600 630, कला वास्तुकला, मंडक पट्टू, गुफा मंदिर। इसके अलावा उसमें मत्त विलास प्रहसन, ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में। कंडुगन पांडे वंश के हैं 6ठी शताब्दी ईस्वी। इन्होंने तमिल राज्य को तहस नहस करने वाले कलभरों को पराजित करके पांडे वंश का पुनर्स्थापना किया और मदुरई को राजधानी के रूप में पुनः स्थापित किया। अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट के हैं, ठीक है, जिन्होंने मान्यखेट को राजधानी बनाया और कन्नड़ जो साहित्य है कविराज मार्ग के रूप में रचयिता के रूप में रहे। राजराज के बारे में सभी लोग जानते हैं, ठीक है। दक्षिण भारत, श्रीलंका, मालदीव को जीता। तंजावुर में बृहदीश्वर टेम्पल बनाया, ठीक। ये आपका कई बार आ चुका है क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है। अभी चर्चा में भी था, हमारे प्रधानमंत्री जी गए थे गंगई कोंड चोलपुरम, तो पूरा चोल साम्राज्य चर्चा में था। तो ये करंट अफेयर से भी इसको जोड़ सकते हैं, ठीक। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन भी पीवाईक्यू से आया है और नील विद्रोह देखो दोबारा से इसमें पूछ लिया, ठीक। तो अवध का अधिग्रहण कब हुआ? 1856 में हुआ। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी 1883 के आसपास का है। नील विद्रोह 1859 के आसपास का है और आंग्ल अफगान युद्ध सेकंड 1878, ठीक है। ये सीधा सीधा पीवाईक्यू से है। तो पहला और तीसरा, पहला तीसरा पहले हो जाएगा, यहाँ पे भी दिया है। फिर उसके बाद आपका अफगान युद्ध 4 और 2, ए इसका आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ये हो गया ये वाला क्वेश्चन। अब ये कोई कहेगा कि अरे सर ये क्वेश्चन कहाँ से आया, ये तो खैर पीवाईक्यू से है। ये वाला क्वेश्चन अगला वाला देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन कहाँ से आया कि भाई किसने जो है वाइस राय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में भी कई बार आया है, लेकिन ये काफी चर्चा में था। इस पे जो है आपने देखा होगा केसरी चैप्टर 2 अक्षय कुमार की मूवी आई है। सोनी लिव पे भी जो है इससे संबंधित एक आपकी जो है वेब सीरीज रिलीज हुई थी, तो ये बहुत चर्चा में था, ठीक है। कि चेट्टूर शंकरन नायर, उन्होंने जो है केस लड़ा था जलियांवाला बाग पे, अंग्रेजों को एक्सपोज किया था, वही इस्तीफा दिए थे। तो बाकी सब तो आपको भ्रमित करने के लिए दिए हैं। तो आंसर इसका डी है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है सीधा सीधा, हालांकि पीवाईक्यू से भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो करंट में भी चर्चा में था। अब कई सारे स्टूडेंट ये बोलते हैं कि अरे सर जी करंट हिस्ट्री में कहाँ आता है। तो मैं जब पढ़ाता हूँ तो मैं यही बोलता हूँ कि भाई देखो हमारी जो अप्रोच है वो करंट वाली है, कि करंट भी हम बताएंगे क्योंकि करंट से क्वेश्चन आता है। देखो ये क्वेश्चन आया, चोल वाला क्वेश्चन आया था, पुष्कर मेला वाला क्वेश्चन आया था। कितना क्वेश्चन दिखाएं आपको, कितनी बार बोले करंट पढ़ लीजिए, हिस्ट्री वाला क्वेश्चन देगा। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक। बाकी सबके बारे में देखो आपको यहाँ पे दिया है। जलियांवाला बाग 1900 में हुआ, सबको मालूम है, ठीक। जनरल डायर ने क्या किया सबको पता है, ठीक। हजारों लोग मारे गए। शंकर नायर जी के द्वारा इस पर कार्य किया गया, उन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया और बाद में जो है इन्होंने अंग्रेजों का विरोध भी किया। अब ईश्वरी प्रसाद उपाध्याय कौन है? ये इतिहासकार थे, ठीक। तो याद रखिएगा इन्होंने जो है सल्तनत और आपका मुस्लिम जो इतिहास है मध्यकाल, इस पर काफ़ी काम किया। मोहम्मद शफी मुस्लिम लीग के एक बड़े नेता हुआ करते थे, ठीक। पाकिस्तान आंदोलन के समर्थक थे जिन्होंने काम किया। और इकबाल नारायण, ये आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वालों ने जो है बनाया पेपर होगा तो उनका नाम डाल दिया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, ठीक है। ये हो गया आपका। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ठीक है। अगर आपने यूपी पीसीएस का पेपर देखा होगा 2024 वाला या 2023 वाला, हर बार मराठा साम्राज्य में इस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इस बार भी पूछा, ये एक ट्रेडिशन है। क्योंकि भाई देखो अब शिवाजी के पर्सनल लाइफ से क्वेश्चन तो आता नहीं, क्योंकि विवाद हो जाता है, मराठा सब लोग भावुक हो जाता है, तो पर्सनल लाइफ पे नहीं पूछता क्वेश्चन, पेशवा पे या इसी से पूछता है। तो देखो ये क्वेश्चन आया, तो बालाजी विश्वनाथ सबसे पहले, 3 आ गया, 3 यहाँ पे। अब देखो 3-1 दोनों में दिया है, 3-1 यहाँ पे दिया है, तो इसका मतलब हुआ बाजीराव। अब दोनों नाम जोड़ दो, मैं बच्चों को बताता हूँ, बालाजी बाजीराव, दोनों को जोड़ दो। बालाजी ये ले लो, ये ले लो, तो ये हो जाएंगे बालाजी बाजीराव, फिर 2 आ जाएगा, बस आंसर आ गया। इसमें रटना नहीं है, ट्रिक है, इजी क्वेश्चन है। बालाजी विश्वनाथ सबसे पहले, फिर बाजीराव, तो दोनों का नाम ऐड कर दो, फिर तीसरे आपको मिल जाएंगे। फिर उसके बाद ऐसे ही आगे बढ़ेगा, माधव राव, नारायण राव, माधव नारायण राव, बाजीराव सेकंड, ऐसे करके है। तो आंसर यहाँ पे हो गया सी, ठीक है। तो ये है, आसानी से कर सकते हैं, ये पूरी कहानी यहाँ पे आपको दी है, ठीक है। इसको पढ़ लेना। हालांकि हर बार जो है हम इसको बताते हैं और कई बार मैंने बताया है कि इस पे कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये कुल मिला के 25 क्वेश्चन हुए जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अब देखो ये डिस्कस करने का मेरा उद्देश्य क्या था, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप 2025 के या इससे पहले के क्वेश्चंस रेगुलर सॉल्व कर रहे हैं तो ये आपको आगे आने वाले एग्जाम में मदद करेगा।
हमारी तरफ से अभी जो यूट्यूब पे अलग से जो क्लास डाली गई हो, यूपीएससी का पेपर हमने सॉल्व किया है, यूपी पीसीएस का हो गया। अब इसमें आरओ वाला, पैट वाला, बीपीएससी का, ये भी मैं आपको डाल दूंगा ताकि आपको हमारे कोर्स के साथ बेहतर तरीके से इसको अलाइन करने में मदद मिले। ठीक, अब देखो, अब कोर्स के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, जो हमारा जो हिस्ट्री वाला जो कोर्स आपके साथ शुरू हुआ है और जिसकी जो है वीडियोस मैंने आपको साथ साझा भी किए, आगे भी करेंगे, उसको जो है हमने 5+1, ठीक है, उसको हमने जो है 5+1 दृष्टिकोण के आधार पर बढ़ाने की बात कही है। वो 5+1 दृष्टिकोण के आधार पर आगे बढ़ेगा। उसका अप्रोच क्या रहेगा? तो उसका अप्रोच रहेगा 5+1 दृष्टिकोण या 5+1 पिलर। ठीक है, इसमें 5 पिलर अप्रोच यूपीएससी के लिए, 5+1 पीसीएस के लिए। तो क्या क्या रहेगा भाई? तो सबसे पहले जो हमारी कहानी शुरू होती है वो कहानी शुरू होती है बेसिक्स से। सबसे पहले कहानी से शुरू होती है, बेसिक्स से शुरू होती है, जिसमें हम कवर करते हैं एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी में क्या, कौन, कैसे, क्यों, पुरानी की नई की सबसे नई, वो पूरी कहानी जो है मैंने इससे रिलेटेड दूसरा जो वीडियो डाला है उसमें आप देख लीजिएगा, पूरी कहानी बताई है। तो सबसे पहला चीज़ एनसीईआरटी, ये आपकी फर्स्ट पिलर हो गया। फिर उसके बाद हम आते हैं एडवांस पे। फिर हम किस पे आते हैं? एडवांस पे, जिसमें इसी के साथ अलाइन करते हुए कि भाई जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसको दोबारा से नहीं पढ़ाया जाएगा, उसको बिल्डअप करके दूसरा चीज़ बता दिया जाएगा। तो एडवांस करेंगे, जिसमें एडवांस बुक्स हैं, उपिंदर सिंह की बुक है, सतीश चंद्रा की बुक है, और भी बहुत सारी हैं, एएल बाशम, एसए रिजवी, और मॉडर्न इंडिया में बहुत सारी हैं। तो वो सारी जो है हम इसमें कवर करते हैं एडवांस में। ठीक, तीसरा वाला जो सेक्शन हम इसमें कवर करते हैं, थर्ड पिलर जो है वो है आपका पीवाईक्यू। ठीक है, तीसरा क्या है? पीवाईक्यू। पीवाईक्यू भी कौन से भाई? याद रखिएगा। ठीक, पीवाईक्यू ध्यान दीजिएगा। पीवाईक्यू में आपका पीटी का भी होगा, मेंस का भी होगा, पीटी का भी होगा, मेंस का भी होगा, इसमें यूपीएससी का भी होगा और पीसीएस का भी होगा। सारे पीवाईक्यूज डिस्कस करने हैं, किए जाएंगे, करने चाहिए। 1990 से लेकर अब तक बहुत सारे करेंगे हम। इससे क्या होगा? सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा पीवाईक्यू से। चौथा वाला जो दृष्टिकोण है वो क्या है? चौथा वाला जो पिलर है वो आपका हो गया, चौथा ही हो गया ना, हाँ, चौथा वाला जो पिलर है वो आपका हो गया करंट। अब वही वाली बात, बच्चे पूछते हैं अरे हिस्ट्री में करंट का क्या काम? तो मैंने आपको दिखा दिया, 3 क्वेश्चन सीधे सीधे आ रहे हैं, और भी क्वेश्चन आए हैं। तो करंट से क्वेश्चन आता है। ठीक है, यूनेस्को की लिस्ट हो गई, जीआई टैग हो गया, और कोई दूसरी घटना हो गई, कोई पर्सनैलिटी चर्चा में है, जैसे आपके नायर साहब चर्चा में थे, हमारे प्रधानमंत्री जी की विजिट हो गई, कोई विदेशी आया, ठीक, अभी जैसे गौतम बुद्ध के रेलिक्स चर्चा में है ना, तो कुछ पे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो करंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद पांचवा जो पिलर आपका आता है, पांचवा जो पिलर आपका आता है वो आपका आता है उत्तर लेखन वाला। पांचवा पिलर कौन सा है? उत्तर लेखन, आंसर राइटिंग, जिसमें आपके मेंस के क्वेश्चन के साथ ही कुछ अभ्यास प्रश्न भी आपको दिए जाएंगे लिखने को, और आप हमें लिख के दिखाइएगा। ठीक है, रेगुलर इसका असेसमेंट होगा। पांचवा पिलर उत्तर लेखन। और जो लास्ट पिलर जो इसमें शामिल है, सिक्स्थ वाला, वो है आपका राज्य विशेष, स्टेट स्पेशल। कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये नहीं पढ़ना है, लेकिन यूपी पीसीएस की कर रहे हैं तो यूपी स्पेशल पेपर 5 पेपर 6, बीपीएससी कर रहे हैं तो उसमें भी स्टेट स्पेशल आता है। तो ये आपका 5+1 दृष्टिकोण है जो हम हर मॉड्यूल्स में फॉलो करेंगे, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे कुछ हो। ठीक है, तो सब में ये हमारा अप्रोच रहेगा। इससे संबंधित क्लास हमने आपको डाली है, आप देख सकते हैं यूट्यूब में, डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको दे दूंगा। आगे भी हम कुछ क्लासेस डालेंगे, बाकी इससे रिलेटेड क्लासें हमारी ऐप पर होंगी, तो आप उस कोर्स को परचेज कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं, आपको इससे संबंधित सारी जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी हमने आपके साथ आज डिस्कस किया वो आपको समझ में आया होगा। अब इससे संबंधित क्लासेस रेगुलर आपकी आती रहेंगी। हालांकि मैं आपसे यही कहूँगा कि भाई अगर आप 2026 को अंतिम रूप से अपना सफलता का वर्ष बनाना चाहते हैं तो तुरंत जो है आप इस क्लास को फॉलो कीजिए, तुरंत जो है इसमें अच्छे से काम कीजिए, आपको फाइनल रिजल्ट्स मिलेगा, आप जो है अंतिम रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो इसी नोट के साथ आज यहीं तक रखते हैं, आगे के डिस्कशन आगे करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही तो ज़रूर इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें, और इससे संबंधित वीडियोस को फॉलो करते रहें। ठीक है, चलिए मिलते हैं, थैंक यू।